रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 एक प्रैक्टिस सेट आज पूरा सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन ये है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो देखिए यहाँ जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम सीधे डायरेक्ट टिक करेंगे, मैथ वगैरह का क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। ठीक है, अब देखो नींबू इसलिए तो अम्लीय होता है क्योंकि पीएच मान जो ना एक संख्या होती है जो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच में होता है और जिस किसी विलयन का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिस किसी विलयन का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। और नींबू का मान लगभग 2 होता है इसलिए यह अम्लीय होता है। अब आपसे कहा जाएगा कि खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरा, मौसमी, नींबू आदि। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैथ का सवाल है। अब मैथ का सवाल है तो यहाँ है क्या इसके अंदर, मैथ के सवाल में ये है कि √72 गुणा 18 प्लस √0.04 प्लस √0.64 का मान है। तो देखिए इसको ना जैसे अंडर के अंदर वैल्यू दे रखी है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है ये कि आपका ये अंडर से बाहर निकल आए नंबर। तो 72 गुणा 18 मतलब 9 गुणा 8, 9 8 72, 18 9 दूनी 18। तो 9 और 9 के दो एक पेयर बन रहा है तो 9 बाहर आ जाएगा। 8 गुणा 2 16 तो 4 बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और प्लस 0.2 प्लस 0.8 को जब आप जोड़ोगे तो ये 1 बनेगा। 0.2 प्लस 0.8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1 लगेगा 0.1 ये तो 1 आ जाएगा ये। तो 9 चौक 36 और 1 37, इस तरीके से 37 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो देखिए अजंता की गुफाएं एक यूनेस्को स्थल है, रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जंतर मंतर दिल्ली वाला ये शामिल नहीं है, सूर्य मंदिर कोणार्क ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। क्योंकि जुलाई 2021 तक यूनेस्को की सूची में भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल शामिल थे, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। आगरा का किला 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला विरासत स्थल है, जबकि अजंता की गुफाएं, सूर्य मंदिर ओडिशा तथा रानी की वाव 1983, 1984 और 2014 में शामिल किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखो, काफ़ी सरल सवाल है। इस तरीके के सवाल टीजीटी तक में बनते हैं, आप ध्यान देना। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में, अब ये पूरा वृत्त है, इसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स और वाई, एक्स ये है और वाई ये है आपका, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। अब देखिए ये पूरी जीवा पी क्यू और एक्स वाई ये कितनी है, ये 12 की है और ये कितनी की 16 की है। तो इसका मध्य बिंदु आधा कितना होगा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का होगा। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं, केंद्र यहाँ है और इसके विपरीत दिशा मतलब एक इधर और एक इधर, विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। जीवाओं के बीच की दूरी यानी कि हमें mn ज्ञात करना है कि mn कितना आएगा। अब देखो कितना सरल सवाल है, किसी भी केंद्र से परिधि तक की दूरी मतलब कहीं भी एक अगर आपने लाइन खींची है तो वो त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या है कितनी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, त्रिज्या हो गई है। अब इसके बाद में ये 8 है और ये 6 है क्योंकि आधी है इसके, तो हमें ये वाली डिस्टेंस इसकी निकालनी है और ये वाली इसकी। अगर आप ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज तो ये बन गया आपका ओ एक्स और एन, और एक त्रिभुज आपका बन गया ओ एम पी, ये बन गया। अब ये 2 त्रिभुज हैं तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक में नहीं पढ़ा है तो आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं 6 और 10 का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे जाए तो एक संख्या तीसरी आपकी 8 होगी, क्लियर। और अगर आपको ये 10 और 8 ये कहीं कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाए तो एक संख्या आपकी 6 होगी। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है, आप निकाल सकते हो। यहाँ ये 10 कर्ण बनेगा और यहाँ 6 ये आपका आधार बनेगा और ये लंब आपको निकाल लोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका निकलेगा 8 और यहाँ से इस दूसरे त्रिभुज में ये निकलेगा आपका 6। ठीक है, ये 10 आपका कर्ण हो जाएगा, 8 आपका आधार हो जाएगा और लंब आपका 6 हो जाएगा। तो ओ एम की दूरी आपकी 6 आ जाएगी और ओ एन की दूरी आपकी 8 आ जाएगी, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है और शेष पानी है। अब आपको टोटल तो नहीं पता कि मिश्रण कितने लीटर का है, उसने कहा है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग पानी है
3/5 भाग एल्कोहल है और शेष भाग पानी है यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर की है। अब बता दिया आपको कि यदि कुल मिश्रण की मात्रा 20 लीटर की है तो मिश्रण में कितना पानी है। तो मान लिया कि माना मिश्रण कुल x है, हमारा मिश्रण कितना है, कुल x। मिश्रण में अम्ल की मात्रा उसका 1/5, क्योंकि बोला है 1/5 तो उसका 1/5 तो x/5। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा तो 3/5 बोला है, तो मिश्रण हमारा x लीटर का था उसका 3/5 तो मतलब x गुणा 3/5 मतलब 3x/5। अब मिश्रण में पानी की मात्रा, अब देखिए टोटल मिश्रण आपका x लीटर का था, उसमें से आपने मिश्रण में अम्ल की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा को जोड़ के घटा दिया जो कि x/5 के बराबर आया। अब देखो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, उसने कहा कि कुल जो मिश्रण की मात्रा है वो 20 लीटर की है, तो मतलब मिश्रण में अम्ल की मात्रा x/5, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3x/5, मिश्रण में पानी की मात्रा x/5, इन सबको जोड़ा तो ये आया आपका 5x/5, क्योंकि तीनों का एलसीएम 5 आ जाएगा और ऊपर सेम संख्या जुड़ जाएंगी, 3x, एक 4x और एक 5x बराबर 20। तो यहाँ से आप 5 से 20 को डिवाइड करोगे 4 और 4 की गुणा 5 में करोगे तो 20। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 20 लीटर। लेकिन मिश्रण में कितना पानी है, इन्होंने पूछा है पानी, तो पानी की मात्रा आपकी कितनी आई है, x/5, मतलब 20 का x/5, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 लीटर, क्योंकि 20 लीटर आपका टोटल मिश्रण है और मिश्रण में x/5 पानी है, तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे 20 को तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता। तो इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL को आप अच्छे से जानते हैं। IPL 2020 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हरा दिया था। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें हमेशा इनका लासा निकालना है। किसका, 144, 108 और 72। लासा निकालने के बाद इसने कहा कि हर बार 3 बचता है, तो लासा जब आप इसका निकालोगे तो वो आपका लासा आएगा 432, और 3 बचता है तो 3 को ऐड कर दो, क्योंकि हर बार 3 शेषफल बच रहा है तो वो शेषफल को हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 435। आप इसका लासा निकालना 144, 108 और 72 का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। आप डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका आंसर हम देखेंगे सी, यानी कि मार्केंसिया, और पूरा इसके अंदर ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन आपका जो रीजनिंग से संबंधित है, ये क्वेश्चन ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको करना क्या है। जैसे ये बोला है ना कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुणा है, तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये व्यंजक दे रखा है ना, तो आप इसको एक बार मत लिखिए, आप सीधे इसमें आंसर जो चिन्ह है उनको परिवर्तित कर दीजिए। जैसे 13 + 6, तो प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो सीधे माइनस रखा, ये वाली लाइन पे आ गए। 6 भाग 2, तो भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो भाग की जगह आपने गुणा कर दिया। फिर 2 गुणा 32, और गुणा का अर्थ आपका क्या है, तो गुणा का अर्थ है आपका प्लस, तो प्लस लिख दिया सीधे, प्लस 32। और फिर यहाँ क्या, माइनस 32 - 2, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो सीधे भाग। अब आप बोर्ड मास का रूल जानते हैं, पहले भाग मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब 2 से आप 32 को भाग करेंगे कितना आएगा, 16, क्योंकि भाग यहीं पर है, 16 आ गया। अब आपको गुणा करनी होगी पहले, क्योंकि भाग के बाद गुणा आती है, तो 2 × 6 मतलब 12, तो 12 + 16, ये इतना सॉल्व हो गया। माइनस का 13, तो माइनस का 13। अब ये 16 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, अगर आप इतना बड़ा नहीं करते तो 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, और 1 में 16 को जोड़ोगे तो 17। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व होते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक का सवाल है भाई। देखो सवाल ये है कि यदि 3 cos थीटा बराबर √3, तो cosec थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे cos थीटा बराबर √3 दे रखा है, तो cos थीटा बराबर √3, तो यहाँ से आप इस 3 को इसके डिवाइड में पहुँचा देंगे तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर √3/3। अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है या फिर ऐसा कोई मान आप नहीं देखोगे, तो आपको ना अंडर रूट खत्म करना होगा। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए आप अंश में भी √3 से गुणा करेंगे और हर में भी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे आ जाएगा आपका 3 √3। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 3 √3 को, सॉरी ऊपर आएगा 3 और नीचे आ जाएगा आपका 3 √3।
क्लियर। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान। ये हमने कॉस थीटा मान निकाल लिया। अब उसके बाद हमें जब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा, देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos थीटा, और cos थीटा का मान आपने क्या निकाला 1/√3। तो 3 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान √3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 में जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो थे आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया था। और आपको याद हो कि 2021 में कोविड के चलते 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, विकर्ण होता क्या है, अगर आपके पास कोई आयत इस तरीके से बना हुआ है और आपको ये विकर्ण निकालना है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार। लंब और आधार आपके पास है। विकर्ण एक्चुअल में है क्या, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान लो अपने माना लंबाई, इसको एल मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। तो अगर आपको कर्ण स्क्वायर निकालना हो मान लो के, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और के का मान निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब विकर्ण का मान आपका 5 दे रखा है, और ये इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा। जब हट जाएगा तो यहाँ पर ही आपका मान आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या किया गया है, एक बार पुनः वर्ग किया गया है। देखो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, और एल ये बनेगा आपका एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। जब आप इसको ये लिख सकते हो 2ab, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू बी का मान कितना दे रखा है 300, तो यहाँ से 300 वैल्यू पुट करोगे, तो 300 गुणा 2 600, 600 को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 25 ही ऑलरेडी है, तो 625 बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एल प्लस बी आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एल प्लस बी क्यों निकाला, क्योंकि आयत का परिमाप आपका होता है 2 गुणा एल प्लस बी, मतलब लंबाई का 2 गुना प्लस चौड़ाई का 2 गुना, 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 गुणा एल प्लस बी का मान कितना है आपका 25, 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है, यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। अब देखिए तीनों टैंक अपने अपने टाइम में भरते हैं, जैसे एक 15 में, एक 12 में, एक 18 में। तो इसने कहा है कि ए और सी को एक साथ खोल दिया जाए, तो यहाँ से जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 180 यूनिट, तो मतलब पूरे टैंक का मान आ जाएगा कि कितने लीटर उसमें पानी आएगा। 15, 12, 18 का एलसीएम 180 आएगा। अब ए और सी को एक साथ खोलने पर ए की क्षमता कितनी है 12 और सी की क्षमता कितनी है 10, तो ये एक साथ इतना ही तो पानी भरेंगे इसमें। 180 लीटर का टोटल टैंक है, और 12 और 10 कितना हो जाएगा 32, 22। जब 180 को आप 22 से भाग करेंगे तो पहले 2 से काटा, तो 180 और 22 को तो 90/11, और 11 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 सही 2/11 घंटे। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले। ठीक है, वर्षा ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया आपका, और बोला गया है कि शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले, बसंत ऋतु को 80 वोट अधिक मिले। ठीक है, तो कहा है इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, मतलब जिसका मान सबसे ज़्यादा आ जाएगा उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। अब कुल वोटों की संख्या कितनी है आपकी 463। क्लियर। और 463, और ये क्या दे रखा है आपका वर्षा ऋतु को मिलने वाले वोट 130, ग्रीष्म ऋतु को मिलने वाले वोट 100, शीत ऋतु को मिले वोट, शीत ऋतु को कितने वोट मिले हैं ग्रीष्म ऋतु से 53 वोट अधिक, तो 100 वोट प्लस 53 तो मतलब 153। बसंत ऋतु को मिले वोट 463 माइनस इन सब को मिले वोट मतलब 130 प्लस 100 प्लस 153
तो बसंत ऋतु को कितने वोट मिले? 80। तो आप कह सकते हो कि अतः स्पष्ट है कि शीत ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है, क्योंकि शीत ऋतु को कितने वोट मिले हैं? तो शीत ऋतु को आपके मिले हैं 153। तो आप इस तरह से आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12, 13 और 14 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 देखिए क्या है। निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 1980 से 85 के दौरान एक उत्पाद के उत्पादन में को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पैट में भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। ये आपका 1980 से 1985 तक का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये अब इसने कहा है कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्धि वृद्धि हुई थी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ना पहली बात तो यहाँ इस तरीके के सवालों में ना ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन कौन सा है हमारा। पहली बात तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके साल दे रखे हैं, उनमें से 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कौन सा नहीं दे रखा। 80, 81 दे रखा है, 81, 82 दे रखा है, 83, 84 दे रखा है और आपका 82, 83 दे रखा है। मतलब 1984, 85 वाला आपका ये नहीं दे रखा है ग्राफ, तो हमें देखना ही नहीं है। अब देखो 1982, 83 ऑप्शन नंबर डी वैसे इसका आंसर सही है। 1982, 83 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो आपका ये आंसर है, ये यहाँ 200 की लाइन को दर्शा रहा है। ये आपका दर्शा रहा है 200 की लाइन को, कब? 1982, 83 में। और 1981, 82 में, और 82, 83 में ये आपका कहाँ दिखा रहा है? 400 पे। तो मतलब यहाँ जो वृद्धि हुई है आपकी वो 200 की हुई है। क्लियर? बाकी सब में आप देख रहे होगे तो 100 की वृद्धि यहाँ है, 100 की वृद्धि यहाँ है और 100 की वृद्धि यहाँ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी यही है, तो ऑप्शन आपका डी ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया था? देखो क्वेश्चन कितना चेंज करके बोला गया, नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है 2015 में सम्मान प्राप्त हुआ था। 2019 में आपके प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था। क्लियर? और ये हमारा भारत रत्न हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कि 17। यदि x बटे बाई बराबर 4/5, यहाँ से सीधा मतलब ये होता है कि x का मान 4 और y का मान 5 है, तो 5x + 7y अपॉन 5x - 7y प्लस 6x + 4y अपॉन 7x - 8y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे x का मान 4 और y का मान 5 इसमें पुट करके और इसका सॉल्यूशन करना है आपको सीधे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सीधे मैं आपको बता देता हूँ। x और y के मान यहाँ पर रखे गए हैं कि 5 गुणा x का मान 4 है तो 5 चौक 20, ये हो गया। क्लियर? अब यहाँ ये हुआ आपका 7y, तो 7 पंजे 35 क्योंकि y का मान 5 है। इसी तरीके से यहाँ 20 - 35, इसी तरीके से यहाँ 6 चौक 24 और 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 8 पंजे 40। इनको बस सॉल्व करना है आपको। 20 और 35 55 हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, 24 और 20 आपका 44 हो जाएगा, 28 में से 40 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। अब यहाँ आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 55 11 बार और 5 से ये 3 बार, तो 11/3 ये आ जाएगा आपका 4 से 11 बार और ये 4 से 3 बार। तो सबका एलसीएम क्या आगे जाएगा? 3 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर की संख्या जुड़ रही है तो जोड़ दो, घट रही है तो घटा दो। 11 और 11 कितना हो जाएगा? 22, तो 22/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं हम। देखो सीरीज़ में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो ये सीरीज़ में लगे हुए हैं और सभी का मान R1, R2, R3 इन सब का मान कितना दे रखा है? 1/4 ओम। तो जब आप इनको अधिकतम प्रतिरोध में जोड़ोगे तो ये सीरीज़ में लगाना होगा आपको R1 + R2 + R3 + R4। तो R1 का मान 1/4, R2 का मान 1/4, R3 का मान 1/4, R4 का मान 1/4। तो यहाँ से 4 एलसीएम लोगे। 4 एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर वाली वैल्यू अगर सभी का समान एलसीएम होता है तो सभी जुड़ जाते हैं, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और 4/4 ये क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये ओम का साइन है, 1 ओम। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखो ये वाले सवाल ना आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, रेलवे का काफ़ी पसंदीदा सवाल है। देखिए सवाल क्या है कि यदि x + 1/x = 12 और x² - 1/x² = 50 है तो x⁴ - 1/x⁴ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x + 1/x का मान कितना दे रखा है? 12। x² - 1/x² का मान कितना दे रखा है? 50। तो अगर आपसे यहाँ देखा जाए तो आपको निकालना होगा x +
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान। तो ये अगर मान निकालना है तो इसका स्क्वायर बराबर, मतलब समीकरण एक का वर्ग कर रहे हैं हम, इस तरीके से आप समझ लो। तो ये हो जाएगा आपका 144, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस का 2x बाई आता है, तो एक्स की जगह एक्स है और बी की जगह कितना है 1/x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 ही बचेगा केवल, और बराबर में कितना 144। 144 में से जब आप 2 को घटाओगे तो ये आपका x प्लस 1/x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 142। ठीक है, 142 आ जाएगा। आपको निकालना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान। तो यहाँ आपने फॉर्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का, जो कि होता है आपका x प्लस बाई और ब्रैकेट के अंदर x माइनस बाई। तो यहाँ ये फार्मूला आपने लगा दिया, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान है कितना 50। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान भी आ गया, कितना आया 142। 50 और 142 की जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7100। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि साइन 27 इंटू कॉस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 27 माइनस सेक 27 इंटू कॉसेक 63 अपॉन टेन स्क्वायर 45। यहाँ आपको चतुर्थांश का आना त्रिकोणमिति के बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ किया क्या गया है कि साइन 27 और कॉस 63, कॉस 63 को आप कॉस 90 माइनस 27 लिख सकते हो, क्योंकि 27 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन 27 और यहाँ भी कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी क्या आ जाएगा कॉस साइन 27। तो साइन 27 इंटू साइन 27 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, जो कि लिखा हुआ है आपका नीचे। कॉस स्क्वायर 27 आपका है माइनस सेक 27 और कॉसेक 90 माइनस 27, हम कॉसेक 63 को लिख सकते हैं। तो कॉसेक किस में बदल जाएगा सेक में, तो ये भी आपका सेक 27 इंटू सेक 27 कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 27, और बटे में कितना आ जाएगा टेन 45 का मान होता है 1, और 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 27 मतलब टेन स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27, माइनस वाले को पहले लिख लिया माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस टेन स्क्वायर 27। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने माइनस चिन्ह को कॉमन लिया तो माइनस बाहर और माइनस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह को जब आप कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर 27 आपका प्लस का हो जाएगा और टेन स्क्वायर 27 आपका माइनस का हो जाएगा। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, थीटा की जगह कितना है 27, तो ये आपका हो जाएगा 1, माइनस चिन्ह आपका कॉमन लिया बाहर तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला है आपका L/60 बराबर 1.5/60। तो यहाँ से L का मान आपका आ जाएगा 1500 मीटर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, 1.44 के 1/0.24 का मान क्या होगा। के का मतलब गुणा, 1.44 गुणा 1/0.24, तो यहाँ सीधे सीधे आपको भाग कर देनी है, 2 के बाद दशमलव यहाँ है आपका 0.24 और 0.44 यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 144/24 आ जाएगा। 24 से 44 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसको आप अपने आप लगाना कि 5 बच्चे ABCDE दक्षिण की ओर मुख करके, तो दक्षिण आपकी ये दिशा है, पूरब आपकी ये दिशा है, पूरब ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, जिस दिशा में मुख करके बोला गया है उसी दिशा को आप पकड़ लीजिए कि वो दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए डी के बाईं ओर B है तो B है, और B और C हर ओर से एक साथ हैं, चाहे इधर बिठाओ चाहे इधर बिठाओ, B और C एक साथ हैं मतलब एक दूसरे के बगल में है, और C पंक्ति के एक छोर पर आता है तो मतलब इधर भी अगर आप एक बार में डायग्राम नहीं बनता है तो आप यहाँ भी C रख सकते थे और यहाँ भी C रख सकते थे। फिर देखते हैं आप पंक्ति के एक छोर पर है, D चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता, मतलब D चौथे पर नहीं होगा अगर आप इधर से लेते हैं तो, और इधर से लेते हैं तो इधर चौथे पर नहीं होगा और 5वें पर नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, तो मतलब बीच में होगा। E A के दाईं ओर है, E A के दाईं ओर है, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन है D। पहली बात तो ऊपर ही बोल दिया गया है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24, पाइथन एक है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद
किसी व्यक्ति के निकटदर्शी दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अपसारी लेंस बोल दीजिए या अवतल लेंस बोल दीजिए, एक ही बात है। और दूरदृष्टि दोष के लिए क्या बोला जाता है? तो अभिसारी लेंस बोला जाता है, या फिर उसको आप बोलते हैं उत्तल लेंस। क्लियर? अब देखो, फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास रच दिया। तो एक ही उड़ान में 104 उपग्रह को 2017 में इसरो ने लॉन्च किया था, जिस PSLV C-37 द्वारा, और इसे छोड़ करके इतिहास बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आप x मान लो उसको। जब संख्या आप x मान लेंगे तो क्या होता है उसका कि 22% घटती है। तो अगर आप इसको 100x संख्या मान लिया आपने, तो 100x में से 22.5x संख्या घटेगी, तो जो कि 217 के बराबर हो जाती है। तो x गुणा, यहाँ पर x कॉमन ले लिया है, 100 में से 22.5 को उठाओगे तो 77.5 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 217 बटे 77 दूनी 154, और 1 जोड़ोगे तो 155, और बटे 2 आएगा तो 2 ऊपर चला गया। यहाँ इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया, जो कि x का मान 280 के बराबर आ जाएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करनी है आपको, कुछ नहीं करना। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो ये प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का मान क्या होगा? तो देखिए, पहले तो जो भी मान आपको दे रखा है, आपको वो पहले आरोही क्रम में लगाने होंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके इस तरीके से। तो सबसे छोटी यहाँ 12 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 26 है, और फिर 36, फिर 42। और यहाँ पर n का मान कितना है? 6। मतलब संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो कितना है? 6। अगर 6 सम संख्या है तो आप बीच वाली दोनों संख्याओं को उठाओ, मतलब कि 15 और प्लस कितना? 42, और आधा कर दो। तो 15 और 42 कितना हो जाएगा? तो नहीं, 15 42 नहीं, यहाँ पर बीच वाली संख्या आरोही क्रम के बाद 16 और 26 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 16 और 26। तो 16 और 26 को जब आप जोड़ोगे तो 16 प्लस 26 और बटे 2, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, 2 और 1 3 और 1 4, और 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21। ये ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से इतना बड़ा सवाल करें, इसे आप सीधे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, उसकी बहन थी गुलबदन बेगम जिसने इस हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है। अब ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 11/5 माइनस 2/3 ऑफ का मतलब होता है का, बटे 3/5 माइनस 1/5, फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस 6/5 भाग 4/5 का मान है। अब देखो, आपको ना सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखो, जैसे 6/5 लिखा हुआ है, और भाग का मतलब होता है गुणा। अगर हम लिखें तो इन संख्याओं को पलट दो, तो 5 से 5 कैंसिल, और 2 3 6, और 2 दूनी 4, तो मतलब 3/2 आप सीधे इस लाइन पे आ जाओगे यहाँ। अब फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये लिखा हुआ है ना आपका 2/3, और ऑफ का मतलब होता है का, तो 3/5 माइनस 1। पहले हमें का सॉल्व करना होता है। 3 से 3 कैंसिल, 2/5 बचा। अब 5 की गुणा इधर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 बटे आपका ये आ जाएगा, नहीं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2/3 का 3/5 माइनस 1/5 भी है यहाँ पर। ठीक है। तो 5 लास्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, सॉरी यहाँ क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, और का मतलब गुणा है 3/5 माइनस 1/5। 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5 माइनस 1/5 आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब कि 1/5। अब 1/5 यहाँ बचा, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर भी है, तो ये वाली लाइन आ गई आपकी। उसके बाद 11/5 आपका आगे दे ही रखा है। तो यहाँ 5 आप जब इनका लासा लेंगे, या फिर आप एक काम करिए, पहले 5 वालों को सॉल्व कर लीजिए। मतलब कि 11, ये आपका 11/5 माइनस 1/5, 5 यहाँ से लासा आ गया, तो 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, और 5 से जब 10 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये वाली लाइन आपकी आ गई 2, प्लस 3/2 और बचा, तो 2 इनका लासा आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है?
इस क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ूंगा क्योंकि इस समय इंडिया पाक वॉर चल रहा है, तो यहाँ ये इस्तेमाल में की गई है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और रूस की संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के अनुसार विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 2.8 मैक है। देखिए यहाँ मैक और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तथा इसे हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका नामकरण भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म और रूसी नदी मोस्कवा के मोस के संयुक्त रूप से किया गया है। इन दो नदियों के नाम से इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किया गया है, जो कि भारत और रूस के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में भी स्थापित किया गया था। अब जीएसटी के बारे में, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य मूल वर्धित कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, प्रवेश तथा विलासिता कर आदि शामिल हैं। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। अब देखिए आपका क्वेश्चन आ जाता है ये चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ आपको मैं से कि 36,000 क्या हो रहा है मिश्रधन, तो 36,000 को आपने रखा ऊपर क्योंकि 36,000 मिश्रधन हो रहा है, और नीचे आपने रखा 25,000 मतलब कि ब्याज। क्लियर? अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और अब बात 2 वर्ष की गई है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो ऊपर कितना आएगा 6 और नीचे कितना आएगा 5, तो ये 1 साल का निकल आएगा। मतलब 5 रुपये वाली राशि बढ़ करके 6 रुपये हो रही है। तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 5 रुपये पर। आपको दर निकालनी है तो गुणा 100, 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका 20%। ये मत करिए आप इतना पूरा जो दे रखा है, आप सीधे निकालिए 20% इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। मतलब क्षमता का मतलब होता है आयतन, कि बेलनाकार टैंक में कितना पानी आ सकता है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, आप जानते हो टैंक के आधार का व्यास हो या ऊपर व्यास हो, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, मतलब 14 सेंटीमीटर। तो टैंक की गहराई मतलब एच आपको ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर, जो कि आयतन कितना दे रखा है आपको? 6160। तो यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 14 है, तो स्क्वायर में है तो 14 गुणा 14 गुणा एच आपको निकालना है। तो यहाँ जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, मतलब उसकी ऊंचाई आ जाएगी आपकी 10। देखिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इनको पूरा डिवाइड करके बता दूंगा। ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है कि सारे प्लम्बर आदमी हैं। तो एक गोला बनाएंगे आप प्लम्बर का, और उसमें आदमी बोला है तो सारे प्लम्बर आदमी हैं, तो इस तरीके से आप उसको पूरे गोले में ढक देंगे। उसके बाद कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, तो कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन हैं, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है। फिर उसने कहा है कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, और रसोईया का अलग ही एक नियम है, तो वो अलग है। ठीक है, उसके बाद आप इसके स्टेटमेंट देखेंगे, यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष। कुछ प्लम्बर रसोईया हैं, तो इसने बोला है कुछ प्लम्बर रसोईया हैं, तो रसोईया बिल्कुल अलग है और प्लम्बर बिल्कुल अलग है। उसके बाद दूसरा है कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं हैं, तो कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है बहुत दूर दूर तक है, मतलब कोई संबंध है ही नहीं। तीसरा बोला है कि कुछ आदमी रसोईया नहीं हैं, तो कुछ आदमी रसोईया नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी यानी कि केवल निष्कर्ष 3 इसका पालन करता है। अब ये साधारण ब्याज का सवाल है। 5,000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी? आपको 1500 हो जाएगी, मतलब साधारण ब्याज दे रखा है 1500 रुपये। फॉर्मूला आप जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। तो एसआई का मान कितना है? 1500, और पी कितना है? मतलब मूलधन आपका 5,000, और आर कितना है आपका 10, और टाइम कितना दे रखा है निकालना है, बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप इसको डिवाइड करें, मतलब 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो टी बराबर आ जाएगा आपका 3 वर्ष। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर तैयार करने होंगे। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में रखा है, ठीक है। अब और भी सारे जो अनुसंधान या सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर दे रखी हैं। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके बाद ये आपका हो गया कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में। कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मुंबई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, हैदराबाद में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में। वन अनुसंधान देहरादून में। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, तो ये इसरो की मार्केटिंग शाखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका है जादूगोड़ा की खान, जो कि राजस्थान के उदयपुर की खानों में भी यूरेनियम पाया जाता है। जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह यूरेनियम खानों के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रतीक यू होता है और उसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। ये क्वेश्चन देखो आप 43, 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर आपको सारणी के मान याद होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, स्क्वायर है तो उसका 1/2 का स्क्वायर कर दिया। कॉट 60 का मान आपका होता है 1/√3, तो स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। टेन 45 का मान होता है 1, तो गुणा 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ 4 गुणा 1/2 का मतलब 1/4 प्लस 3 गुणा 1/√3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा √3 का वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो 3 और माइनस 2 गुणा 1, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब 1 बचा, -2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो 2020 का पर्यावरण का जो कार्यक्रम था वो कोलंबिया में किया गया था, जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर बनाया गया था, ठीक है। और 2021 में इसका मेजबान देश जो था वो पाकिस्तान था। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 45 क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ जैसे बोला है ना कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है 3, 5 और 2, तो 5 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, तो आंसर इसका 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल तो आपका 60 भी है, 75 भी है, 35 भी है, 3 नहीं है, तो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए 3 ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, तो भाई ये हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 संख्याएं अनुपात के रूप में दे रखी हैं तो आप किसी गुणांक के साथ इन संख्याओं को मान लेंगे। जैसे 3 है तो 3x, 2 है तो 5x, 2 है तो 2x और 5 है तो 5x। जब इन तीनों संख्याओं का गुणनफल उसने बोला है कि 10,290 होता है, तो तीनों संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो 5 × 15 गुणा 2 30 और x गुणा x गुणा x x क्यू, 30x से जब 10,290 को डिवाइड करेंगे तो 343 आ जाएगा। और 343 x क्यू बराबर 343 है ना, तो इसका मतलब है कि इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। इसका क्यूब रूट होता है आपका 7 और आपको बड़ी संख्या चाहिए जो कि 5x है, तो 5 और गुणा x का मान कितना है आपका 7, तो 5 7 35, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी तथा 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरती है। इस सुरंग से मनाली और लेह के मध्य की दूरी 46 किलोमीटर की कमी होगी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अटल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 47, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। इस तरीके के क्वेश्चन हम पुराने प्रैक्टिस सेट में भी कर चुके हैं। तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। इसके 2-3 तरीके हैं। आप चाहो तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 360 गुणा 100/ हानि कितने की 10 की, तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90, 90 से इसको काटोगे तो यह जाएगा 4 की गुणा 100 में करोगे तो 400, मतलब 400 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी। अब आपको इस पर 30% का लाभ कमाना है, तो मतलब 130/100, 100 से इसको 4 बार काट दो, 400 और 13 चौका कितना हो जाएगा 52, मतलब 520 रुपये की वो वस्तु हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं हम। ये है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में आपकी तापी नदी, जिसको ताप्ती नदी बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों में सतपुड़ा श्रेणियों से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, देखो 49 क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से इसमें दे रखा है ना, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो कैसे, एक मिश्रण अम्ल में अम्ल और एल्कोहल, मान लो ये मिश्रण हमारा ए है, इसके अंदर अम्ल और एल्कोहल दोनों ए दे रखे हैं, तो भाई इसको W मान लो।
तो अम्ल और एल्कोहल 3:2 के अनुपात में हैं। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल और एल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। अम्ल और एल्कोहल का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। इसको भी एल्कोहल A1 मान लो भाई, ठीक है। अब देखो 10 लीटर एल्कोहल मिलाया है तो मतलब अम्ल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो 3 है, चेंज नहीं हुआ। एल्कोहल हमारा पहले 2 था, जब 10 लीटर मिलाया गया तो 5 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? मतलब 3 की यहाँ से। और सवाल के अंदर कितना बोला उसने? 10 लीटर। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 10/3। क्लियर। अब इसने कहा कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितने लीटर थी, तो अम्ल मूल मिश्रण में कितना था? 3, तो गुणा 3 कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से करें तो इसमें सॉल्यूशन आपका दे रखा है, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपका कि दिए गए रेखा चित्र में PO और POQ, मतलब PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवर्त की त्रिज्याएं। अब देखो ये त्रिज्याएं, तो इन दोनों का मान क्या है? बराबर है। इन दोनों का मान बराबर है तो इनसे बने कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर मतलब वृत्त के अंदर त्रिज्याएं दे रखी हैं और उन त्रिज्याओं से जितना कोण पहली त्रिज्या बनाएगी उतना ही दूसरी बनाएगी, ठीक है। तो इनकी त्रिज्याओं से कोण भी बराबर होगा। यदि PAQ बराबर 38, मतलब ये वाला कोण आपको 38 दे रखा है, तो PQO मतलब ये वाला कोण आपको पूछा गया है। अब देखो आपको पता है कि किसी भी वृत्त में किसी भी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर बना कोण मतलब O, तो ये वाला कोण कितना होगा आपका? 38 का 2 गुना, 38 का 2 गुना मतलब 76। तो ये तो आ गया आपका कोण 76 डिग्री का। अब उसके बाद में ये दोनों कोण, जब ये 76 डिग्री का है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो 180 में से जब आप 76 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 7 गया 0, और 104। 104 के कोण बनेंगे ये दोनों P और Q। तो P और Q बराबर बराबर के बनेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, मतलब 52 डिग्री का कोण आ जाएगा ये। क्लियर। ये प्रमेय है भाई कि किसी भी त्रिभुज में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में, और इसके अंदर वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए है, ठीक है। बेरी एक रोग है जो, अब देखिए बेरी रोग विटामिन B1 से संबंधित है, विटामिन A से संबंधित जीरोथैल्मिया या रतौंधी रोग होता है, विटामिन C से स्कर्बी या मसूड़ों का फूलना रोग होता है, और विटामिन D से रिकेट्स यानी कि बच्चों में रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेसिया होता है वयस्कों में। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है संख्या को देखते हैं कि 1, 27, 125, 343 है। तो 1 का घन 1, और ये आपका 3 का घन 27, 5 का घन 25 और 7 का घन 343। किस सीक्वेंस में चल रहा है? 1, 3, 5, 7, फिर 7 के बाद क्या आएगा? 9, क्योंकि 2 के गैप से, तो 9 का घन कितना होता है? 729। दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, एवं उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। अब देखो रीजनिंग का एक और सवाल, इस तरीके के बहुत आते हैं रेलवे में कि हिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना बकरी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो ये मोरक्को का मूल निवासी था, और इसकी एक यात्रा वृत्तांत किताब है जो उल रेहला है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो यहाँ आपको जीवाणु रोग के बारे में पता होना चाहिए। तो जीवाणु रोग होते हैं आपके टाइफाइड,
टाइफाइड जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। जीवाणु के कारण होने वाले विभिन्न रोग हैं हैजा, यक्ष्मा, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनेस, कुकुर खांसी आदि। क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो 25 थी। उच्च न्यायालय ये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि लड़कियों की एक पंक्ति ऊपर की ओर मुंह करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है और के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि के का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन कि बाएं से रमा का 15वां स्थान और दाएं से के का 8वां स्थान, इनका इस्तेमाल के का स्थान बदलकर बाएं और 5वें स्थान पर खड़ा करने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये 8वां नंबर और ये आपका 15वां। तो यहाँ टोटल लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपकी 15 + 3 + 8 = 26। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ये 2020 की बात चल रही है। तो 2020 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। इनके इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अभी आप इनको और चेक कर लीजिए कि वर्तमान में कौन है। 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य अफगानिस्तान नहीं है। चीन, म्यांमार, मॉरिशस, ये 8वां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। क्लियर। 64वां, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो यहाँ भी आपको ये दे रखा है भाई, धारणा दे रखी है। पी ने क्यू को सलाह दी, जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। पी सभी को सलाह देता है। क्यू देखो सभी को सलाह क्यों देगा भाई? पी ने सिर्फ क्यू को सलाह दी है। क्यू मुंबई जाना चाहता है, हाँ ये वाली बात सही हो सकती है कि क्यू मुंबई जाना चाहता है तभी तो पी उसको सलाह दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी केवल धारणा सेकंड निहित है। मतलब निहित का मतलब है जो उसके अंदर दे रखी है स्टेटमेंट। 25, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? देखो 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। तो वो 5, 6, 7 इन संख्याओं से विभाजित, मतलब कहने का ये है कि आप उन सभी संख्या मतलब 5, 6, 7 का पहले लासा निकालो। जिस लासा से जो संख्याएं डिवाइड होंगी वो 5, 6, 7 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं आपकी कितनी होंगी? 3 संख्याएं होंगी सिर्फ, जो 420, 630 और 840 होंगी। ये लिखा हुआ है पूरा सॉल्यूशन, आप इसको एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, चलो इसको छोटा करके सॉल्व कर लेते हैं। अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, व्यक्ति ये है, और उसका परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता, तो उसके भाई और उसके पिता मतलब यहाँ आएंगे। एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, दादा या नाना। तो इस महिला ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन है? उसके पिता। ये सीरीज इस तरीके से बन गई, महिला के दादा, और दादा के इकलौते पुत्र हैं कौन? उस व्यक्ति के भाई के पिता। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो देखो जो बात इस व्यक्ति के लिए सेटिस्फाई हो रही है वही महिला के लिए हो रही है, तो ये आपस में एक दूसरे क्या है? बहन भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। मतलब जब नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने बंद किए थे, तो उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। अभी भी वर्तमान में और चेंज हो गए हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं पी, क्यू, आर और एस हैं और प्रत्येक का वजन भिन्न है। पी का वजन क्यू के वजन का 3 गुना, और क्यू का वजन एस के वजन का 2.5 गुना, आर का वजन एस के वजन के आधे के बराबर है, आर का वजन एस के वजन के आधे के बराबर है। दी गई चांदी की वस्तुओं में से किसका वजन सबसे कम है? तो माना आर का वजन x किलोग्राम है और एस का वजन कितना है? उसका 2 गुना, तो मतलब 2x एस का वजन। क्यू का वजन कितना है? उसका 5/2, तो मतलब कि 5 किलोग्राम।
2x का 5/2 निकालोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 है। p का वजन कितना है, उसका 3 गुना, तो 5x का 3 गुना मतलब 15x गुना। तो r का वजन सबसे कम है, कितना है r का वजन, यानी कि x, इसका 5x, इसका 2x, इसका 15x और इसका केवल x। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जातक कथाएं। कावेरी जल विवाद किस किस के बीच है, तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, यानी कि यहाँ आप कह सकते हो इसको बौद्ध धर्म और इसको आप कह सकते हो कर्नाटक और तमिलनाडु। 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने बेलगांव में 39वां कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि कर्नाटक के बेलगांव में किसने अधिवेशन किया था, तो आप कहोगे महात्मा गांधी ने। कौन सा था, 39वां। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 73, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे। टोटल मैच कितने खेले उसने, 5 और 12 17 और 3 20। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न है। तो देखिए उसने मैच खेले कितने, 20 और हारा कितने हैं, वो 12। तो 12/20 सीधे भिन्न निकल आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 3/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 156 है और उनका महत्तम समावर्त 26 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता देता हूं कि जब भी किसी सवाल के अंदर एचसीएफ दे रखा है तो वही संख्या मान लीजिए आप। तो दोनों संख्याओं को क्या मान ली, 26x और 26y। अब आप सूत्र जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 26 पहली संख्या, 26x और 26y दूसरी संख्या, एलसीएम 156 और 26 एचसीएफ। तो यहाँ से जब 26 से आप 26 को कैंसिल कर देंगे, 26 से 156 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार होगा, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा आपका 6। अब इसने कहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 है, तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 26y बराबर 26। तो यहाँ से 26 कॉमन लेके 26 से 26 एक बार कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, 1। अब इसने कहा है कि आपको दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मतलब एक संख्या आपकी 26x है और एक संख्या आपकी 26y है, तो इनका आपको योग ज्ञात करना है। तो अगर आपने x + y निकाल दिया तो आप 26 कॉमन लेके x + y का मान रख देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप जानते हो कि x² + y² - 2xy बराबर 1, किसका, इस समीकरण का वर्ग कर दिया, ठीक है। तो भैया यहाँ आपको मान रखना है, सिर्फ मान रखने के बाद x + y का मान आपका ये आ जाएगा, कितना, 5। तो यहाँ से दो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है जो कि 26x + 26y के बराबर है। तो 26 को कॉमन लेने के बाद x + y और x + y का मान आपका आएगा 5, तो ये 130 आपका आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है, तो जयदेव की रचना है जो गीत गोविंद लिखी गई है। ये भी आपका कथन निष्कर्ष का सवाल है, रीजनिंग का, भाई ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका, 76। तो 76 क्वेश्चन नंबर भी आपका रीजनिंग का सवाल है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए कोड है, इसका पूर्ण रूप है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ये आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका 78, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले, तो ये 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपकी है, यहाँ आप पढ़ लीजिए। एक सवाल और, a + b का मान आपको 8 दे रखा है और a² + b² बराबर 12 दे रखा है, तो AQ + BQ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो a + b का मान आपको 12, a² + b² का मान आपको 8, a² + b² का मान आपको 12 दे रखा है। अब यहाँ से अगर आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ से आप a b निकाल सकते हैं। कैसे, इस पहले वाले को आप देखिए, a + b का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये होता है कि नहीं, a² + b² को अगर आप लिखना चाहेंगे, a² + b² बराबर ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यही किया गया है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab बराबर 12। a + b का मान कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 12। 2ab क्योंकि हमें निकालना है तो उसको इधर पहुंचा दिया तो प्लस का हो गया, और 8 × 8 = 64 माइनस 12 ये हो गया आपका 52। ab का मान कितना आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 26। AQ + BQ आपको निकालना है, तो AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a² + b² माइनस का ab। a + b का मान कितना है आपका 8
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मान आपने कितना निकाला? नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है आपका 12 माइनस ए बी का मान कितना निकाला आपने 26। इसको सॉल्व कर लो, 12 26 माइनस का है तो माइनस का 14 और 14 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 14 8 112। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसके बारे में काफ़ी अधिक जानकारी है जो यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल हैं, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है? देखो, केवल एक आकृति में मौजूद है, तो केवल एक आकृति में ऐसी संख्या आपकी क्या है? ये 3 है। इसके अलावा सभी संख्याएं, एक को देखोगे तो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, 4 भी और 5 भी, 2 2 3 3 आकृति में, लेकिन 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक आकृति में आपकी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 82, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ब्रैकेट दे रखे हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 5 - 2 आपका ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। यहाँ आ गए हम। यहाँ आप सॉल्व करोगे इसको तो 10 लास्ट आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 माइनस 10 एकम 10 और 2, 6 में से 2 गया तो ये आ जाएगा आपका 4/10, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्लियर? नहीं, थोड़ा सा आगे निकाल दिया हमने, मतलब ये तो सीधे आंसर में है। तो ये आपका आ जाएगा भाई 2 बटे, इसको आप कर सकते हो 10 लासा आ गया तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6 माइनस 10 ऐसे ही, तो 2 आ जाएगा। 3 में से 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6 मतलब 2/3 आ जाएगा यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। तो मतलब ये आ गया आपका 2/3 और प्लस में कितना आ गया 3। अब ये गुणा है लेकिन इससे पहले ब्रैकेट है आपका, तो इसको आप जोड़ोगे तो देखो 7 और 3 10 का 0, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 4 5 9 और 1 हासिल वाला 10, मतलब ये 10 आ जाएगा पूरा। और 10 और ये ब्रैकेट खोलते ही यहाँ पर क्या है? भाग। तो पहले भाग को सॉल्व करना है। 10 से जब आप 200 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा? 20। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 20। ठीक है। अब ये 20 आ गया तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट, देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई कि ये जो है ना 6 नहीं है, यहाँ पर कितना है? 10 है। तो ये आपका 4/10 आएगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी कि 2/5 आएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा ये 2/5। 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है? हिंदी वर्जन देखते हैं हम। ये 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। वाष्पित का मतलब हवा बन के वो उड़ जाता है। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है? अब आप एक बात बताओ कि 10 लीटर का टोटल घोल है और 10 लीटर में से 2 लीटर वाष्प बन के उड़ गया, तो कितना बचा? 8। और गुणा आपको कितना निकालना है? 6%। तो गुणा 6/100, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, 8 6 48/100। 100 को जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका 0.48 लीटर। इसने कहा है कि मूल घोल में नमक की मात्रा कितने लीटर है? तो 4.8 लीटर है नमक की मात्रा, किस में से? 10 में से। तो बटे 10 गुणा 100, इसको सॉल्व करोगे तो 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका कथन निष्कर्ष वाला सवाल है भाई, रीजनिंग का सवाल है, इसको आप देख सकते हैं खुद से। सॉल्यूशन इसका दे रखा है, लेकिन आप अपने तरीके से आंसर इसको निकाल करके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 85। 85 क्या क्वेश्चन कहता है कि 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। वही MDH वाला फॉर्मूला। तो 30 श्रमिक मतलब 30 आदमी गुणा 40 दिनों में बराबर 75 श्रमिकों को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाता है, तो कुल कितने दिनों में कर लेंगे? गुणा D2, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से आप D2 बराबर 30 गुणा 40, 75 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 मतलब 120/75। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 5 से कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 15 बार और ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है। तो ये आपका 16 दिन कैसे आया सॉल्यूशन? ये यहाँ आएगा आपका 1200। तो अब ये आ जाएगा 240 और 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, 90 बचा, 15 छिक्का 90, मतलब 16 दिन लगेंगे इस पूरे काम को करने के लिए। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 86। एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को ELDARE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ क्या किया गया है कि लीडर को परिवर्तित करके लिख दिया गया है उसी पर, मतलब नंबरों को, कि 1 वाला जो 2 नंबर पे लिख दिया है, 2 वाला 1 पे लिख दिया है, 3 वाला 4 पे और 4 वाला 3 पे।
5 वाला 6 पे और 6 वाला 5 पे। इसी तरीके से फाउंटेन के आप परिवर्तित कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 87 क्या कहता है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना BAYZ, तो AZ और BY विपरीत चिन्ह है। इसी तरीके से FU और EB विपरीत चिन्ह है। यहाँ देखोगे HS और GT विपरीत चिन्ह है, लेकिन ये विपरीत चिन्ह नहीं है। आपको विपरीत चिन्ह के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो। देखिए ट्रिक है इसकी याद करने की, कि ये लिखा हुआ है ना BAYZ, तो BAYZ तो AZ मतलब आज, BY मतलब बाय से याद रख लीजिए आप। FU मतलब फ्यूल से याद रख लीजिए। EB मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी से याद रख लीजिए। विपरीत चिन्हों को बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ जैसे DW है तो D का विपरीत चिन्ह X आएगा, तो DX, ठीक है। और D का विपरीत चिन्ह आता है DW, और C का विपरीत चिन्ह आता है V, नहीं आता बल्कि इसका विपरीत चिन्ह आता है X, तो क्रैक्स से आप याद रख लीजिए। और DW से मतलब दूध वाला, और HS मतलब हनी सिंह, और GT मतलब GT रोड वाले से याद रख लीजिए। तो इस तरीके से आप विपरीत चिन्ह को कुछ को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 4 के बाद 11 तो 7 जोड़ के आया, 11 के बाद 30 19 जोड़ के आया, 30 के बाद 67 37 जोड़ के आया, 67 के बाद 128 61 जोड़ के आया। अब देखो यहाँ से 128 से सीधे यहाँ 219 सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या देखना है कि ये फिर 7 से 19 कितना जोड़ के आया 12 है, 19 से 37 कितना जोड़ के आया 18 है, 37 से 61 24 जोड़ के, 61 से 91 30 जोड़ के। अब इनमें भी आपको देखना है कि 12 से 18 कितना 6 जोड़ के, 18 से 24 कितना जोड़ के 6 जोड़ के, और 24 से कितना जोड़ के 6। तब आप इसका सॉल्यूशन ऊपर को बनाते चले जाएंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर 219 आ जाएगा। यहाँ देखना है आपको कि दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ बोला गया कि कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं हैं। अब स्टूडेंट वाला, म्यूजिशियन वाला और आपको ये प्लेयर वाला सारे कॉलम पता ही हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखना है कि खिलाड़ी नहीं है लेकिन संगीतकार है, तो संगीतकार का मतलब है म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन में क्या बना हुआ त्रिभुज, तो संगीतकार तो हो लेकिन खिलाड़ी नहीं हो, खिलाड़ी का मतलब प्लेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि क्यों। क्योंकि कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को, छात्रों का मतलब स्टूडेंट भी होना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों है जो सिर्फ म्यूजिशियन है लेकिन क्या नहीं है, प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 + 5 = 1340 है, तो इसी प्रकार 4 + 6 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि 8 + 5 को एक बार जोड़ा तो कितना आया 13, और 8 × 5 किया तो कितना आया 40। इसी तरीके से 4 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 4 और 6 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 24, तो यानी कि 1024 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है और निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो 50 अगर छात्र हैं पूरे, उसके अंदर आर्यन ऊपर से 17वें स्थान पर है, तो आप क्या करेंगे कि 50 - 17 जो ऊपर से स्थान है और नीचे से पूछा गया तो +1 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 34, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 92 भी रीजनिंग का सवाल है भाई। यहाँ पर क्या किया गया है कि 10-10 घटाए गए हैं, के से 10 घटा के ए आया, के का मान आपका कितना होता है 11, 11 में से 10 घटाओगे 1 आ जाएगा, यानी 1 पर कितना होता है ए। ओ का मान 15 होता है, 15 से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 पे क्या होता है ई। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है आपका 10-10 घटा के। तो यहाँ भी आप क्यू यू वी जेड में भी 10-10 घटा करके जब आप सॉल्व करेंगे तो GKLP आ जाएगा इसका आंसर। 6 लड़कियाँ PQ RU V और W विद्यालय के मैदान में बैठी हैं। P और Q मैत्री हाउस से हैं, जबकि अन्य गार्गी हाउस से हैं। U और W छोटी हैं, जबकि अन्य लड़कियां लंबी हैं। P R और U ने टोपियां पहन रखी हैं, जबकि अन्य ने नहीं पहनी हुई हैं। गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई है। देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में 5 को इतना लिखा गया है और रेड को इतना लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में फियर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ सीधे सीधे नंबर लिखे गए हैं इसके, ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। PT से लंबा है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से लंबा है ना, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि Q S से लंबा है, तो आपको लिखना है कि Q S से लंबा है, तो इसको Q को बड़ा कर दो S से। S P से लंबा है
तो एस की तरफ बढ़ा और इसको पी लिख दो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उस महिला की पुत्री है, यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखो, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, ये तस्वीर है, इस तस्वीर की इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कहा है कि यह उस महिला की पुत्री है, मतलब ये किस महिला की, जो अब अपने लिए बोलेगा कि जो मेरी माँ, इसकी माँ कहाँ आएगी यहाँ, मेरी माँ के पति मतलब उसका पिता, पिता की माँ मतलब उसकी दादी, ठीक है। जो मेरी माँ के पति की माँ है। तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? और तस्वीर कहाँ है? यहाँ पर, और उसकी पुत्री है। तो व्यक्ति और व्यक्ति का पिता की क्या है? बहन, क्योंकि लड़की की बात की गई है। पिता की बहन है तो वो क्या होगी? चाची, मौसी, मामी, बुआ, इनमें से कोई होगी, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? 98 क्वेश्चन आपका है, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। ये भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ फिर उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है आपका 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखो, ये तरीका हो सकता है कि सम है, विषम है, 3 और 9 को जोड़ा 12 सम है, 3 और 7 को जोड़ा 10 सम है, 5 और 3 को जोड़ा 8 सम है, 4 और 1 को जोड़ा 5 विषम है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 100, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। अब देखो, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी। तो लोमड़ी, बाघ, जंगली बिल्ली और तेंदुआ बिल्ली की प्रजाति हैं, जबकि लोमड़ी जंगली कुत्ते की प्रजाति है। कितना बड़ा बारीकी से अंतर है। आप कहेंगे तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी सब जंगल में रहते हैं, तो इसमें तो कोई भी असंगत नहीं है। लेकिन इसने क्या अंतर बताया कि तेंदुआ, बाघ और जंगली बिल्ली तीनों प्रजाति बिल्ली की प्रजाति हैं, जबकि लोमड़ी जंगली कुत्ते की प्रजाति है। तो इस तरीके से आपका विकल्प डी भिन्न हो जाएगा। अब देखो भाई, कुछ ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया। अब आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा कि भाई इतना बड़ा वीडियो है, कैसे पढ़ें। लेकिन जिसको एग्ज़ाम देना है ना एनटीपीसी का, तो वो इसको करेगा सॉल्व, क्योंकि जिसको दिख रहा है कि भाई हमें पूरा एनटीपीसी देना है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी हमारा 5 जून से स्टार्ट हो गया है, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ मैथ का आपको चाहिए तो मैं सिर्फ मैथ का भी बना दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहा कि आपको सभी क्वेश्चन से अवगत हो जाओगे आप। बाकी जो इसके अंदर रीजनिंग के सवाल हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे भाई, और बाकी आप जीके जीएस के हैं वो आप इनको पढ़ सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है पूरा। तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पूरे प्रैक्टिस सेट के बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो जो लोग आपके दोस्त एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उनको इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।